हेलो एवरीवन, हम यूनिट 7 ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल में। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ये सोचा गया, देखिए आपके पास नेचर जो है वो नेचर में जो एक वर्डिंग्स है फेमस फिजिक्स के अंदर, नेचर लव्स सिमिट्री। सिमिट्री में ही स्टेबिलिटी है, तो इसलिए जो नेचर में जो भी चीज़ें बनती है ना लगभग सिमिट्रिकल बनती है। जैसे हम लोग बने हुए हैं तो हमको अगर बीच से काटा जाए तो लेफ्ट साइड इमेज और राइट साइड इमेज एक जैसा है, बिल्कुल, है ना। तो ज़्यादातर चीज़ों को आप देखोगे तो ऐसा ही रहता है, कुछ ना कुछ सिमिट्री उनके अंदर दिखती है, क्योंकि सिमिट्री के अंदर ही स्टेबिलिटी है। तो नेचर में कोई भी चीज़ है वो सिमिट्रिकल रहना या स्टेबल रहना चाहती है, मतलब कि स्टेबल रहने के लिए वो सिमेट्रिक हो जाती है, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैं सिमेट्री से एक्सप्लेनेशन देता हूँ। स्टार्टिंग में करंट की वजह से हमने फाइंड आउट कर लिया कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो सिमेट्री क्या बोलती है, अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी होना चाहिए। और आपने थर्ड यूनिट में तो ये पढ़ा है करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाना, और फोर्थ यूनिट में आपने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाया। तो ये इसी का नतीजा था, इसी से ये सोच चालू हुई थी कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड है तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री रूल मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से हमने जिस रेडिएशन को इसका वेव नेचर समझा करते थे पुराने टाइम से, इसका पार्टिकल नेचर निकाल डाला, पार्टिकल नेचर इसका पढ़ लिया। तो कायदे से सिमेट्री से जिसको हम मैटर बोलते थे, जिसका पहले से ही पार्टिकल नेचर हम जानते हैं, उसका वेव नेचर भी होना चाहिए। भाई अगर आपके पास रेडिएशन का वेव नेचर हुआ करता था, उसका पार्टिकल नेचर आपने फाइंड आउट कर लिया, तो उसी तरीके से मैटर जिसका पार्टिकल नेचर होता था उसका वेव नेचर भी होना चाहिए, या क्या हो सकता है ये सोचना चालू हुआ, ठीक है। ये सोचना आपके पास चालू हुआ कि हो सकता है या नहीं। तो एक चीज़ और बता दूं आपको, जब हमने ये पढ़ा आपके पास क्या रेडिएशन का पार्टिकल नेचर और वेव नेचर आपका ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ा। तो इसके अंदर देखिए अब क्वेश्चन ये उठता है कि कब पार्टिकल नेचर होगा, कब वेव नेचर होगा। तो ध्यान देना, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि कब ये वेव की तरह बिहेव करे, कब ये पार्टिकल की तरह बिहेव करे। कोई भी रेडिएशन है कब पार्टिकल की तरह बिहेव करे, कोई भी ये वेव की तरह बिहेव करे, इसका हमको नहीं पता होता। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप ही कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, कभी ये आपके पास वेव की तरह बिहेव करती है। जैसे फिनोमिना इज लाइक ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे हम, जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये सारे फिनोमिना वेव नेचर से एक्सप्लेन होते हैं आपके पास। वेव ऑप्टिक्स के अंदर इनको हम पढ़ते हैं, ठीक है, वेव नेचर से। वेयर एज आपके पास रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, ये सब आप दोनों ही नेचर से प्रूव कर सकते हैं, वेव से भी और पार्टिकल नेचर से भी, ये दोनों से ही प्रूव हो सकते हैं आपके पास। स्कैटरिंग भी बोल लो, आपके पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी इन दोनों से ही एक्सप्लेन हो जाते हैं। और आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये सब फिनोमिना जो है आपके पास ये सब फिनोमिना क्या आपके पास सिर्फ पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होते हैं। तो कभी ये पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, कभी ये वेव की तरह, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। ये सिचुएशन के बेस पर होता है, या आदमी को इसकी कोई नॉलेज नहीं होती। और है ना, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग, है ना, कभी लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है और उसको ऑब्जर्व करने से भी कई बार ना ये अपना चेंज कर देती है नेचर। जैसे कई बार पार्टिकल बिहेवियर शो कर रही है और आप ऑब्जर्व करने के लिए उस एक्सपेरिमेंट से थोड़ी भी छेड़छाड़ कर देते हैं, मतलब को ऑब्जर्व करने के लिए कुछ तो लगाएंगे ना उधर आपके पास, तो ये अपना नेचर कई बार चेंज कर देती है, पार्टिकल की तरह बिहेव कर देती है, तो वेव की तरह बिहेव करने लग जाती है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है इंटरफेरेंस पैटर्न वाला, उसको जब हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो ये अपना नेचर चेंज कर देती है, पर मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपके स्कोप से बाहर है वो आपके पास, ठीक है, तो उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्लियर है।
तो जस्ट बाय ऑब्जर्विंग ये अगर आपके पास नेचर चेंज कर दिया, तो यही से हाइजेनबर्ग को आइडिया लगा था अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल का, कि इसका नेचर जो है अनसर्टेन है, पता नहीं कब वेव की तरह बिहेव करेगी, कब पार्टिकल की तरह। तो अनसर्टिनिटी का आइडिया सा वहाँ से चला था हाइजेनबर्ग के लिए, ठीक है। तो उसके डिटेल में नहीं जा रहे, उसको छोड़िए आप, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम आपके पास, तो अगर रेडिएशन का जो वेव नेचर होता था, अगर उसका पार्टिकल टाइप का नेचर है, रेडिएशन जिसका वेव नेचर हुआ करता था उसका पार्टिकल टाइप का नेचर हो सकता है, तो मैटर जो हम जानते हैं, मैटर जैसे हम एक मैटर हो गए, कोई भी चीज़ जिसके पास मास है उसको मैटर बोलते हैं, जो स्पेस घेरती है। तो कोई मैटर जिसको हम पार्टिकल टाइप का समझते थे क्लासिकल फिजिक्स में, तो क्या उसका भी वेव नेचर हो सकता है, ये सोचना स्टार्ट किया। और हाँ, ऐसा हो सकता है, हुआ भी है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को आज तक हम पार्टिकल समझते थे, तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हो चुका है। तो सबसे पहले इसमें क्या किया, डी ब्रोगली ने बताया कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। डी ब्रोगली ने अपनी ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस दी। ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस मतलब कि अभी ये प्रूव नहीं, मतलब उस टाइम तक प्रूव नहीं थी, बस जस्ट ये बातें कर रहा था कि मतलब ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है। डी ब्रोगली ने क्या बोला कि कोई भी आपके पास मैटर है, मूविंग मैटर, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, और उसकी वेवलेंथ भी उसने बताई। मतलब कि मैटर के साथ उसने बता दी कि एक वेव एसोसिएटेड होगी, पर एक कंडीशन रखी है, मैटर मूविंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, फॉर एवरी मूविंग मटीरियल, एवरी मूविंग मैटर लिख लो, देयर इज ए वेव associated, there is a wave associated with it, ठीक है, given by whose wavelength is given by whose वेव है, तो भाई उसके पास वेव की प्रॉपर्टी क्या होती है, वेवलेंथ या ये सब रहती है ना, फ्रीक्वेंसी वगैरह। whose wavelength is given by, वेवलेंथ भी बताई उसने कि उसकी लैम्डा जो होगी h बाई लीनियर मोमेंटम के बराबर होगी। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट और p इज द लीनियर मोमेंटम, अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये भी लिख सकते हैं। इस लैम्डा को बोला गया डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इसने क्या बोला कि भाई पार्टिकल है ना, पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव नेचर भी होता है। तो पार्टिकल जिसको क्लासिकल फिजिक्स में हम पार्टिकल ही समझते आ रहे थे, उसके साथ आपके पास एक वेव नेचर भी होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए, ये प्रूव तो हो चुका है, पर ये प्रूव इलेक्ट्रॉन के लिए हुआ है। इलेक्ट्रॉन जो बहुत छोटा पार्टिकल है, तो ध्यान देना, जो हम लोग है ना, हम लोग बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, हम बहुत कम स्पीड से चलते हैं, तो हमारे साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है ना, वो ऑब्जर्वेबल, मतलब उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, ऐसी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक नहीं है। तो जनरली मतलब कि होगी टेक्निक्स, पर जनरली जो हमारे से एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी आपके पास, उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हम, ठीक है। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वेवलेंथ्स को, जो इलेक्ट्रॉन वगैरह की वेवलेंथ होती है आपके पास, उनको, ठीक है, उनके साथ जो एसोसिएटेड होती है, क्योंकि उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो एक बार देखते हैं, अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। तो हम जैसे एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ मेजर करते हैं, 10 की पावर माइनस 10 मीटर है ना, 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 10 की पावर माइनस 9 मीटर, ये सब तो हम मेजर कर सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो इतनी कम वेवलेंथ ही ऑब्जर्वेबल होती है, उनको हम देख पाते हैं। तो उसके लिए वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इसको लैम्डा को इतना कम करने के लिए वेलोसिटी 10 की पावर 8 या 10 की पावर 7 6 इतने ऑर्डर की चाहिए होती है। तो हमारे पास तो होती नहीं इतनी वेलोसिटी, हम तो कम स्पीड से चलते हैं। तो वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए इसको, वेवलेंथ को उस रेंज में ले जाने के लिए जहां हम इसको ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। तो जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा है उन पर एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट करी जा सकती है वेवलेंथ। हमारे साथ भी वेवलेंथ है अगर हम चलते हैं, पर वो ऑब्जर्व नहीं करी जा सकती आपके पास, ठीक है। उसकी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा है कि ऑब्जर्व नहीं हो पाती आपके पास इन जनरल। तो ये आपके पास था डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसका उसने प्रूव भी दिया, मैथमेटिकली प्रूफ, इसने सब मैथमेटिकली दिया आपके पास, ठीक है। मतलब हाइपोथेसिस है ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं है,
एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बाद में आया है, ठीक है। गिगनर क्या था, डेविसन एंड जर्मर आपके पास एक्सपेरिमेंट है और वो इस साल सिलेबस में नहीं है, ठीक है, उस पर आया था आपके पास। तो इसका प्रूफ भी देख रहे हैं हम, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का। डी ब्रोगली क्या बोलता है, इसने फोटोन के लिए प्रूव करा ये चीज़। आपने क्या बोल दिया, फोटोन क्या है, फोटोन को आपने पार्टिकल मान लिया ना, फोटोन को पार्टिकल मान के आए अभी आप, तो पार्टिकल है तो पार्टिकल मैटर में आ गया, जिसको आप पुराने टाइम पे पार्टिकल नेचर मानते थे। तो आप क्या बोलते हैं, अगर मैं कोई फोटोन लेता हूँ तो आप बोलते हैं कि फोटोन की एनर्जी E=h न्यू होती है, ठीक है। अगर मैं उसी फोटोन को उसकी एनर्जी अगर मैं पुराने क्लासिकल वाले पार्टिकल की तरह लिखूं तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी होनी थी E=mc²। E=mc², सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। तो ये भी इसी की एनर्जी है, ये भी इसी की एनर्जी है। तो आपके पास लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड भी बराबर होगी। यहाँ से मैं मास निकालता हूँ तो h/c² हमारे पास आ जाता है, ठीक है, h/c² आ जाता है। मेरे को इस चीज़ को प्रूव करना है तो मेरे को लीनियर मोमेंटम कहीं से लेके आना पड़ेगा, वेवलेंथ कहीं से लेके आनी पड़ेगी। तो c/λ करके तो आपके पास c/ν करके तो आपके पास वेवलेंथ दिख रही है मेरे को कहीं से मोमेंटम और लेके आना है। मेरे को पता है मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। P मास को आप क्या लिख सकते हैं, h/c² निकाल चुके हैं। वेलोसिटी c है, वेलोसिटी को c से ही लिख रहे हैं, c से c कैंसिल, तो P=h/c। और आप जानते हैं न्यू इंटू लैम्डा c के बराबर होता है। तो अगर मैं ν/c निकालूँ तो 1/λ के बराबर आएगा। इस ν/c को हटा के आप 1/λ लिखेंगे तो P=h/λ। यहाँ से आप λ=h/p भी लिख सकते हैं, दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो मैटर भी कभी वेव की तरह बिहेव करेगा, कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, उस पर भी देख रहे हैं। अभी आपके पास कुछ और चीज़ें देखते हैं इसके अंदर। जो आपके पास λ= ये प्रूव हो गया, आपके पास h/mv ये प्रूव हो गया है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, क्यों इसने मूविंग बॉडी बोली, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी कितनी, 0। वेलोसिटी तो 0 रेस्ट वाली चीज़ के लिए, वेलोसिटी अगर 0 तो नीचे इधर मैं 0 रखूंगा तो λ=1/0 कितना आ जाएगा आपके पास, इनफाइनाइट। लैम्डा इनफाइनाइट का मतलब समझो, कोई भी वेव होती है तो उसकी वेवलेंथ क्या होती है, 2 कंजिक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, यही होता है। इसका इनफाइनाइट होने का मतलब है कि आपके पास आया ही नहीं, एक क्रस्ट के बाद दूसरा क्रस्ट आया ही नहीं आपके पास, सीधा इनफाइनाइट, बहुत दूर है, ठीक है। अगर दूसरा क्रस्ट ट्रफ नहीं बन रहा है आपके पास, तो काहे की वेव है ना, वेव ही नहीं है। इसका मतलब अगर वेलोसिटी 0 है तो ये वेव की तरह बिहेव नहीं करता, ये आपके पास पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, पार्टिकल नेचर शो करेगा। तो वेलोसिटी 0 मतलब बॉडी जब रेस्ट पर है उस टाइम पर उसके साथ कोई वेव नहीं होती, उसके लिए इसको मूविंग होना पड़ेगा, ठीक है, मूविंग होना पड़ेगा। और आपके पास बता दूं कि वेलोसिटी जिनकी बहुत ज़्यादा हाई है उनकी वेवलेंथ कम आएगी, इसी को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। 10⁻⁻ वाली को ऑब्जर्व कर पाते हैं, प्लस वालियों को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते आपके पास, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन वगैरह की वेवलेंथ उनकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है तो उनकी ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमारी वेवलेंथ ऑब्जर्व नहीं हो पाती क्योंकि हम कितनी स्पीड से चलते हैं, बहुत स्लो चलते हैं हमें, है ना। कहा इलेक्ट्रॉन की स्पीड 10⁻6 से 8 के बीच में रहती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वगैरह की ही ऑब्जर्व होती है। तो जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो इलेक्ट्रॉन वगैरह के लिए ही किया गया था, ठीक है। इसके बाद इसी में अब वेव है तो भाई बना के बताओ कि कहाँ पर क्या वेव नेचर की तरह, ये बना लेना अपना, ठीक है। तो यही दिखा देता हूँ आपको। तो अब वेव जो है, अब जैसे हम लोग भी मूव कर रहे हैं और हमारे साथ एक वेव एसोसिएटेड है, तो वो वेव किधर है, किस तरीके की है, कहाँ उसका क्रस्ट है, कहाँ ट्रफ है, किधर क्या है, कुछ नहीं पता हमको वेव के बारे में, उसके पास नॉलेज नहीं है। तो ये एक अनसर्टिनिटी लेके आती है आपके पास, ठीक है, एक अनसर्टिनिटी वाली सिचुएशन हो जाती है। तो आपके पास जो वेव एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल होती है वो कुछ इस टाइप की आपके पास रहती है, ठीक है। यहाँ से इस टाइप की वेव उसने एक मतलब जस्ट रिप्रेजेंटेशन करी ब्रोगली ने, और बोला कि पार्टिकल जो किधर होगा इस वेव के अंदर ये बताना आपके पास मुश्किल है, पार्टिकल किधर होगा ये बताना आपके पास मुश्किल है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की तरह, जैसे उसमें पार्टिकल का मोमेंटम और उसकी पोजीशन एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली बताना मुश्किल होता था, कुछ इसी तरीके की सिचुएशन इधर है।
तो बस जस्ट इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पढ़ते हैं कि पार्टिकल जिस जगह पे होगा वहाँ पर वेव होने की, वेव का जो एम्पलीट्यूड है सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा बनाया, बाकी जगह पे कम बनाया, तो प्रोबेबिलिटी के बेस पे पढ़ा जाता है। इसमें आपको और कुछ नहीं करना, क्योंकि ये डिटेल में मतलब इस टॉपिक के बारे में पूरी क्वांटम फिजिक्स बनी हुई है आपके पास, ठीक है। तो उसके बारे में जाने की अभी जरूरत नहीं है, उसके लिए बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो इसको जस्ट इतना ही बना के आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मूविंग पार्टिकल, वेलोसिटी जीरो है तो नहीं होगी वेव। अगर आपके पास वेलोसिटी नॉन जीरो है तभी उसके पास कुछ वेवलेंथ होगी, तभी वो वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो मूविंग पार्टिकल ही वेव की तरह बिहेव कर सकता है। इसके बाद उसने क्या किया, डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन्स के लिए वेवलेंथ निकालने की कोशिश करी। इलेक्ट्रॉन भी तो पार्टिकल है और मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली हर एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसके साथ एक डी ब्रोगली वेवलेंथ जरूर होगी। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालने की इसने कोशिश करी। इसने मैथमेटिकली इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाली मैथमेटिकली, और बाद में डेविसन और जर्मर ने जो एक्सपेरिमेंट करा वो आपके सिलेबस में इस साल नहीं है। उस एक्सपेरिमेंट से हूबहू मतलब कि वैसा वही रिजल्ट आया जो इसने इधर थ्योरी से दिया था, तो सेम रिजल्ट आया। तो ये प्रूव हो गया कि हाँ भाई मैटर के पास भी वेव वाला नेचर रहता है, तो प्रूव हो गया था डेविसन जर्मर। तो हम उस एक्सपेरिमेंट को नहीं करेंगे क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। हालांकि उसका एक्सपेरिमेंट की डिटेल तो पिछले साल भी सिलेबस में नहीं थी, पहले भी सिलेबस में नहीं होती थी, पर वो एक्सपेरिमेंट सिलेबस में होता था, कैसे कैसे क्या किया उसमें, ठीक है। उसका रिजल्ट सिलेबस में रहता था। तो हम क्या देख रहे हैं आपके पास नेक्स्ट, और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 1 नंबर में न्यूमेरिकल पूछा जाता है 1 मार्क्स में, ठीक है। ज़्यादातर दिखता है यहाँ से आपके पास 1 नंबर में न्यूमेरिकल। डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो डी ब्रोगली वेवलेंथ सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी वो आपको निकालनी है, ठीक है। ओके भाई, इलेक्ट्रॉन पहले मूविंग हो, इलेक्ट्रॉन मूविंग होगा तभी तो निकाल पाएंगे। मूविंग बॉडीज के साथ ही वेवलेंथ होती है, ये आपके पास मूविंग पार्टिकल्स के साथ ही वेवलेंथ होती है। तो मूविंग कराना है। अगर आप रैंडम मूविंग किसी इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो उसकी तो वेलोसिटी आपको पता ही नहीं होती है कितनी है। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी मर्जी से मूव करवाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पे हाई पोटेंशियल, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागता चलेगा आपके पास, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। हम पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V वोल्ट का क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मूव करेगा, ठीक है। जैसे ये मूव करेगा इसके पास कुछ वेलोसिटी आएगी, वो वेलोसिटी ही हमको चाहिए। तो पहले तो मेरे को ये वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, इसकी कितनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। जब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा तो इसके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी कैसे आती है, वर्क डन करने से। वर्क डन किए बिना तो एनर्जी नहीं आती ना, रेस्ट वाली चीज पे कैसे एनर्जी आ जाएगी, वर्क डन हुआ होगा तभी एनर्जी आई होगी। वर्क डन कर कौन रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना वर्क डन करता है सभी को पता है, इसका फॉर्मूला पोटेंशियल इनटू चार्ज के बराबर। पोटेंशियल कितना है, V के बराबर, चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का है। ये मैंने क्या लिखा है, पोटेंशियल, ठीक है। ये क्या आपके पास वेलोसिटी, यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी, यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी तो कितनी आई निकाल दो। 2 को उधर ले जाओ तो V स्क्वायर इज इक्वल टू 2VE डिवाइडेड बाई M, 2VE डिवाइडेड बाई M। यहाँ से V निकालेंगे तो कितना आया, अंडर रूट 2 टाइम्स VE बाई M। V इज द पोटेंशियल अप्लाइड, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, M इज द मास। बस अब वेलोसिटी आ गई। अब तो आपको वेवलेंथ निकालनी है इसके अक्रॉस। वेलोसिटी दे दी, मेन काम था वेलोसिटी निकालना। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन को 50 वोल्ट से एक्सेलरेट करा गया तो V की वैल्यू होगी 50 वोल्ट, ठीक है। फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। तो उस 50 वोल्ट का यूज करके आपको उसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी करके। इस फॉर्मूले से आपके पास उसका वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी आते ही तो कुछ बता ही नहीं, डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है आपके पास
लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी के बराबर, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई मास इंटू वेलोसिटी के बराबर, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई मास को ऐसे ही रहने दो, वेलोसिटी की वैल्यू आप निकाल चुके हो अंडर रूट 2v डिवाइडेड बाई एम, v इज द पोटेंशियल अप्लाइड। ठीक है, इनको अंदर लेके जाता हूँ तो आपके पास ये बनेगा h डिवाइडेड बाई, ये m अंदर जाएगा तो m स्क्वायर होके जाएगा, एक m से एक m कैंसिल हो गया, 2v के बराबर आ गया आपके पास। ठीक है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 आपके पास एक कांस्टेंट है, तो 2e m और h ये सब कांस्टेंट है। इन सब की जब आप गुणा वुणा करते हो तो जो लैम्डा आता है ये आपके पास 12.27 डिवाइडेड बाई, वोल्टेज को मैं चेंज नहीं कर रहा, वोल्टेज को v ही रहने देता हूँ, इतना एंगस्ट्रोम, एंगस्ट्रोम मतलब 10 की पावर माइनस 10 मीटर, इतना निकल के आता है। यह याद रखना आपको फॉर्मूला, इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, इन सबको सोल्व करोगे तो ये निकल के आएगा। v इज द पोटेंशियल, आपको बोल दे 50 वोल्ट से एक्सेलरेट करा, यहाँ पे 50 लिखो आंसर आ जाएगा, 100 वोल्ट से एक्सेलरेट करा, यहाँ पे 100 लिखो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट ही। ठीक है, तो ये होती है वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट में, जो इस साल सिलेबस में नहीं है। कई बार वो आपको वेवलेंथ दे देंगे कि एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इतनी है, तो फाइंड द कि कितने वोल्ट से उसको एक्सेलरेट करा होगा, तो अब की बार ये दे दिया, ये निकालना, तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन जनरली आता ही आता है। ठीक है, कहीं ना कहीं से दे ही देते हैं आपके पास इस पर। तो दिस इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक लास्ट छोटा सा फॉर्मूला और देखने जा रहे हैं हम। ये आपके पास पूछेगा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल दो, एक मतलब पार्टिकल है ऐसा ऐसा, और जैसे गैस का पार्टिकल हो सकता है कुछ भी, वो टी टेम्परेचर पर रखा हुआ है, तो टेम्परेचर की वजह से उसके अंदर कुछ वेलोसिटी आएगी रैंडम मोशन की वजह से, और वेलोसिटी आएगी तो मूविंग बॉडीज, मूविंग पार्टिकल्स के पास कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है, तो वो वेवलेंथ आपको निकालनी है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, टी टेम्परेचर पर किसी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ हम निकाल रहे हैं। टी टेम्परेचर पर डी ब्रोगली वेवलेंथ हम निकालने हैं किसी पार्टिकल के साथ जो एसोसिएटेड है। ठीक है, तो देखिए ये आपको याद रखना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में हमने किया था कि जब भी कोई पार्टिकल टी टेम्परेचर पे रखा है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है 3/2 kT। ठीक है, 3/2 kT। काइनेटिक एनर्जी को मैं ई से लिख लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी वैसे दिखा देता हूँ, ये काइनेटिक एनर्जी है, ई से लिख लेता हूँ क्योंकि के इधर यूज हो रहा है। के जो होता है ये होता है आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपने 11th क्लास में पढ़ा है, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, अब आपको तो वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाई लीनियर मोमेंटम। अब हमको एक रिलेशन और पता है लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में, P इज इक्वल टू √2me होता है आपके पास। ठीक है, P इज इक्वल टू √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी होता है, तो वो इधर रख देता हूँ। तो लैम्डा आपके पास एक बार पता नहीं इधर दिख रहा होगा, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो आप बोलेंगे लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी को आपने लिख लिया √2m इंटू में e, h अपॉन √2m इंटू में e की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, कितना है 3/2 kT। टी टेम्परेचर की वजह से 3/2 kT, 2 से 2 कैंसिल, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √3 KTM। KTM किसी बाइक का नाम है शायद, है ना, तो h अपॉन √3 KTM। K is the Boltzmann constant, T is the temperature, M is the mass of that particle, S is the Planck's constant, lambda is the wavelength associated with it, D Broglie wavelength associated with it। ये था आपके पास ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इलेक्ट्रॉन के लिए इसको प्रूव करा गया है और डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट में, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ये आपके पास लास्ट टॉपिक था, ये चैप्टर आपके पास कंप्लीट हो गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। हम लोग भी पूरी रात वीडियो बना रहे हैं। देखो अभी 5 बज गए हैं और मैं रात में लगा था 2 बजे के करीब, 1:30 बजे के करीब, और जगह तो पूरी रात से ही हुआ हूँ। ठीक है, तो हम लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो मतलब ये अज्यूम करते हैं कि आपको भी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।